देखिए, ज़िंदगी में आप कितनी बार हारे हैं ये कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आप केवल जीतने के लिए पैदा हुए हैं। देखिए, आज है 12 नवंबर का दिन और आज की वीडियो में टोटल 11 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रहिए और इस वीडियो को पूरा करने के बाद आप इसकी जो पीडीएफ फाइल है इसको डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, और साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए, जो लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलता रहे। और देखिए, मंथली करंट अफेयर के सारे वीडियो को देखकर रिवाइज करते रहिए। सभी वीडियो की लिंक जो है दी गई है, और जो हमारा प्लेलिस्ट है उसमें भी आपको सारी वीडियो की लिंक मिल जाएगी। तो वहाँ पे जाइए और वीडियो को देखना शुरू कीजिए, रिविजन करते रहिए। देखिए, आज का पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसकी जयंती को चिन्हित करने के लिए हर साल मनाया जाता है। तो देखिए, भारत के जो पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इनकी जो है जयंती को चिन्हित करने के लिए हर साल 11 नवंबर के दिन हम मनाते हैं राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। और देखिए, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है पूरे भारत में जिसमें ये प्रश्न ना पूछा गया हो। याद रखिएगा कि 11 नवंबर को भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती के उपलक्ष्य में हम मनाते हैं राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यानी कि नेशनल एजुकेशन डे। और देखिए, 2022 के राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की थीम है पाठ्यक्रम बदलना और शिक्षा को बदलना। इसको नोट कर लीजिएगा, थीम जरूर याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2022 की थीम है पाठ्यक्रम बदलना और शिक्षा को बदलना। और देखिए, जो आपके भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इनका जन्म हुआ था 11 नवंबर 1888 को मक्का सऊदी अरेबिया में, और इनकी मृत्यु 22 फरवरी 1958 को दिल्ली में हो गई थी। अगला है कि विश्व उपयोगिता दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए, जो आपका विश्व उपयोगिता दिवस है यानी कि वर्ल्ड यूजेबिलिटी डे है 2022 का, ये आपका मनाया गया है नवंबर महीने के दूसरे गुरुवार को। देखिए, इसका कोई तिथि निर्धारित नहीं होता है, हर साल जो है जो नवंबर महीने का दूसरा गुरुवार होता है, तो नवंबर महीने के दूसरे गुरुवार को हम विश्व उपयोगिता दिवस मनाते हैं। और इस साल विश्व उपयोगिता दिवस को हमने 10 नवंबर को मनाया, क्योंकि 10 नवंबर को इस साल नवंबर महीने का दूसरा गुरुवार पड़ा था। देखिए, जो आपका विश्व उपयोगिता दिवस है इसको मनाने का उद्देश्य पूरे धरती पर रहने वाले लोगों को ये बताना कि पृथ्वी को एक बेहतर जगह बनाना है और अपनी दुनिया को सभी के लिए आसान बना सकें। और देखिए, 2022 का जो वर्ल्ड यूजेबिलिटी डे यानी कि विश्व उपयोगिता दिवस है, इसकी थीम है आवर हेल्थ। इसको नोट कर लीजिएगा। और अगला है कि हाल ही में किस राज्य में कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अधिसूचित किया गया। तो देखिए, जो आपका तमिलनाडु राज्य है, तमिलनाडु राज्य में कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को जो है अधिसूचित किया गया है। देखिए, जो तमिलनाडु सरकार है इसने कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में अभी हाल ही में कृष्णागिरी और धर्मपुरी के आरक्षित वनों में एक क्षेत्र घोषित किया। और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये तमिलनाडु के कावेरी उत्तर वन्यजीव अभयारण्य को पड़ोसी कर्नाटक में कावेरी वन्यजीव अभयारण्य से जोड़ेगा, जिससे वन्यजीवों के संरक्षित क्षेत्रों का एक बड़ा सन्निहित नेटवर्क बनेगा। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में गरीब पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को 77% तक बढ़ाने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है। तो देखिए, अभी हाल ही में झारखंड राज्य में गरीब पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को 77% तक बढ़ाने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है। और देखिए, अभी हाल ही में जो झारखंड की विधानसभा है, तो वहाँ पर एक विशेष सत्र में झारखंड पदों और सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अधिनियम 2001 में एक संशोधन पारित करके SC ST EBC OBC और आर्थिक रूप से कमजोर तबके यानी कि EWS के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण 60% से बढ़ाकर 77% किया गया है। और झारखंड की बात करें तो देखिए, झारखंड जो है इसकी स्थापना 15 नवंबर सन 2000 को की गई थी। इसकी कैपिटल रांची है। झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। और झारखंड की टोटल पॉपुलेशन 3.19 करोड़ है। और देखिए, झारखंड को मैप में लोकेट कर लेते हैं, मैप में कहाँ पे है, तो थोड़ा सा हम मैप को जूम करेंगे। देखिए, सबसे पहले बता दूं आपको, ये आपका देखिए जो झारखंड राज्य है कुछ इस स्थान पे लोकेटेड है, ये पिंक वाला एरिया। और अगर आप मैप को जूम करेंगे, ठीक है, तो इसकी बाउंड्रीज आपको साफ साफ दिखेंगी। देखिए, जो आपका झारखंड है ये अपनी सीमाएं ये उत्तर में बिहार के साथ, और फिर आप देखिए इधर पूरब में वेस्ट बंगाल के साथ, और फिर जो है दक्षिण में उड़ीसा के साथ, और पश्चिम में देखिए छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमाएं बनाता है। तो याद रखिएगा, झारखंड की सीमाएं बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़,
और उत्तर प्रदेश के साथ में लगती हैं। तो इसको नोट कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस शहर में पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? तो देखिए, हाल ही में वाराणसी में जो है पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। और जो पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन है, देखिए ये 11 से 12 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भारतीय जलमार्ग प्राधिकरण और बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के तत्वाधान में आयोजित किया गया था। छठवां प्रश्न की कौन सा देश महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा? तो देखिए, देश आपका भारत है। भारत जो ये महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा। और देखिए, जो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है, यानी कि भारत का जो शीर्ष निकाय है बॉक्सिंग का, जिसको हम बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया कहते हैं, इसने बताया है कि जो आपका भारत में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 है, ये नई दिल्ली में आयोजित होगा। और इसके लिए इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन और बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के बीच में अभी हाल ही में एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी हुआ है। और देखिए, इस आयोजन में लगभग कुल पुरस्कार 19.50 करोड़ का होगा और इसके स्वर्ण पदक विजेताओं को लगभग 81 लाख की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। और देखिए, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में कौन? अजय सिंह जी, ठीक है। और बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है आपका नई दिल्ली में स्थित है। तो याद रखिएगा कि महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन भारत में होगा, नई दिल्ली में, अगले साल। और अगला है कि लाइफ साइंस डेटा के लिए भारत के पहले रिपोजिटरी का क्या नाम है? देखिए, लाइफ साइंस डेटा के लिए जो भारत का पहला रिपोजिटरी बनाया गया है, इसका नाम रखा गया है इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर। देखिए, जो लाइफ साइंस डेटा के लिए भारत का पहला ये रिपोजिटरी सेंटर है, जिसको इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर नाम रखा गया है, ये आपका जो है हरियाणा के फरीदाबाद में इसको स्थापित किया गया है। और जो आपका ये इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर है, इसमें 4 पेटाबाइट आंकड़ों की भंडारण क्षमता है और त्वरित कंप्यूटिंग सुविधा ब्रह्म भी यहीं पर स्थापित है। अगला कि हाल ही में पीएम मोदी ने किस शहर में दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई? तो देखिए, दक्षिण भारत की जो पहली वंदे भारत ट्रेन है, इसको जो है अभी हाल ही में बेंगलुरु में हरी झंडी दिखाई गई है पीएम मोदी के द्वारा। और ये ट्रेन बेंगलुरु के रास्ते मैसूरू और चेन्नई के बीच में चलेगी। और इसके अलावा पीएम मोदी ने भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई, जो कि रेलवे की भारत गौरव ट्रेन नीति के तहत कर्नाटक के मुजराई विभाग के द्वारा चलाई जाएगी। और नवा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने पर्पल फेस्ट के लिए लोगो का अनावरण किया, जो कि जनवरी 2023 में आयोजित किया जाएगा? तो देखिए, ये राज्य आपका गोवा है, याद रखिएगा। गोवा राज्य में भी हाल ही में पर्पल फेस्ट के लिए एक लोगो का अनावरण किया गया है, जो कि जनवरी 2023 में आयोजित किया जाएगा। और इस पर्पल फेस्ट का पूरा नाम है पर्पल फेस्ट सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी। तो ये जो है अगले साल 6 से 8 जनवरी तक जो आपका पर्पल फेस्ट सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी है, इसका आयोजन किया जाएगा गोवा की राजधानी पणजी में। और ये कार्यक्रम जो है संयुक्त रूप से गोवा के सामाजिक कल्याण और मनोरंजन सोसाइटी निदेशालय के सहयोग से आयोजित होगा। और 10वां प्रश्न है कि यूनेस्को की एक रिपोर्ट के मुताबिक किस साल तक जो है दुनिया के कई ग्लेशियर पूरी तरीके से पिघल जाएंगे? तो देखिए, यूनेस्को की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2050 तक दुनिया के कई सारे ग्लेशियर पूरी तरीके से पिघल जाएंगे। और देखिए, यूनेस्को की तरफ से बताया गया है कि 2050 तक पिघल जाने वाले ग्लेशियर की लिस्ट में येलोस्टोन और किलिमंजारो नेशनल पार्क समेत कई विश्व धरोहर स्थलों के ग्लेशियर शामिल हैं। और देखिए, यूनेस्को के मुताबिक एक शोध में जानकारी सामने आई है कि ग्लेशियर कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की वजह से सन 2000 से जो है तेजी से पिघल रहे हैं। देखिए, आपने देखा होगा कि पेट्रोलियम पदार्थों का जो है बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है। मतलब व्हीकल्स जो है, मतलब पेट्रोलियम पदार्थ से चलने वाले बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, पेट्रोल और डीजल से चलने वाले, जिसके कारण कार्बन का इमिशन बढ़ रहा है। अब देखिए, वायुमंडल में अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी कि तापमान बढ़ेगा। और अगर तापमान बढ़ेगा तो जो चीज़ें पिघलने वाली हैं वो पिघलेंगी ही, जैसे कि बर्फ़ है। बर्फ़ को अगर अधिक तापमान मिलेगा तो वो पिघलेगा। और इसी तापमान की वजह से हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं। अगर ग्लेशियर पिघलेंगे तो वो पिघल कर पानी बनेंगे, और पानी बनेगा तो देखिए, एक तरीके से कहा जाए, कई सारे द्वीप जो है ये ग्लेशियर वाले पानी से जो है धीरे धीरे डूबेंगे। तो उसी में देखिए, अभी मैंने कुछ महीनों पहले आपको बताया था, एक रिपोर्ट जारी की गई थी कि जो भारत का मुंबई शहर है वो भी धीरे धीरे डूब रहा है, ठीक है।
तो समंदर के किनारे जितने भी राज्य हैं वो सारे धीरे धीरे जो है जलमग्न हो रहे हैं, क्योंकि ग्लेशियर का पानी पिघल रहा है और इसके कारण समंदर के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। और एक और देश है इंडोनेशिया। तो देखिए इंडोनेशिया में भी यही चीज़ देखने को मिली कि इंडोनेशिया का जो समुद्री किनारे मतलब समंदर किनारे वाला पोर्शन है वो धीरे धीरे जो है आपका जलमग्न होते जा रहा है। तो अगर मनुष्य सुधरा नहीं, अपनी आदतों में सुधार नहीं किया, तो धीरे धीरे पूरी पृथ्वी जो है ये जलमग्न हो जाएगी। और देखिए यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को का पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है और इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को की गई थी और वर्तमान में इसके हेड हैं आड्रे अजोले। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में सऊदी अरब ने मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव के लिए कितने अरब डॉलर की प्रतिबद्धता जताई? तो देखिए हाल ही में सऊदी अरब ने मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव के लिए टोटल 2.5 अरब डॉलर की प्रतिबद्धता जताई है। और ये मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव है क्या चीज़, इसको हम सरल शब्दों में समझेंगे। देखिए हाल ही में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि अगले 10 वर्षों में मध्य पूर्व में हरित पहल के लिए कुल 2.5 बिलियन डॉलर का योगदान देगा। और इस पहल का उद्देश्य पूरे मध्य पूर्व में यानी कि मिडिल ईस्ट एशिया में 50 अरब पेड़ लगाना और 200 मिलियन हेक्टेयर भूमि के बराबर क्षेत्र को बहाल करना है। और देखिए इस पहल से वैश्विक कार्बन स्तर में 2.5% की कमी आएगी। तो देखिए अगर पेड़ नहीं लगाया जाएगा तो टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही, क्योंकि पौधे क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने वाली कोई चीज़ मिल जाएगी तो वैसे ही टेम्परेचर में कमी आ जाएगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कम से कम एक पेड़ हर साल जरूर लगाइए, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप पूरी ज़िंदगी में अगर मान लीजिए आपकी लाइफ जो है 70 साल की है तो आप 70 साल में 70 पेड़ लगाएंगे। और भारत की जितनी पॉपुलेशन है, अगर प्रत्येक व्यक्ति अगर ये काम करने लगे तो पृथ्वी पर जो है पूरा एकदम जो एक तरीके से इकोसिस्टम है वो बैलेंस रहेगा और हमारी पृथ्वी सेफ रहेगी। ये ग्लेशियर पिघलने वाली घटनाएं भी कम हो जाएंगी। तो पेड़ जरूर लगाइए, मैंने भी लगाया है। इसलिए देखिए अगर मैंने खुद ज़िंदगी में कभी पेड़ नहीं लगाया होता तो मैं कभी नहीं कहता कि आप पेड़ लगाइए। आप कभी मेरे घर आइए गोरखपुर, मुझे कॉल कीजिए, मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे मैंने अपने घर के सामने ही पूरा बागीचा बना डाला है। तो हर व्यक्ति को ऐसा करना चाहिए। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए आज का पहला प्रश्न आपके लिए कि गांधी शांति प्रतिष्ठान की ओर से 2021 का कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान किसको दिया गया, बताइए। देखिए सभी पुरस्कारों में से एक जो सबसे खास पुरस्कार है ये कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान है, जो कि गांधी शांति प्रतिष्ठान की ओर से दिया जाता है। और कल के वीडियो में 2021 और 2022 दोनों के विनर का नाम मैंने बताया था। अगर आपको नहीं पता तो कल का वीडियो देख के रिवाइज कर डालिए, अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में दोनों के नाम बताइए। अगला कि शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस हम कब मनाते हैं, बताइए। और तीसरा कि फोर्ब्स वर्ल्ड टॉप एम्प्लॉयर रैंकिंग 2022 में टॉप 100 में स्थान पाने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है, बताइए। चौथा है कि राज्य भर में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, बताइए। और पांचवा कि मालाबार नौसेना अभ्यास किन देशों के बीच में आयोजित होता है, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखिए कल का पहला प्रश्न था कि राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस कब मनाया जाता है, तो देखिए इसको हम 9 नवंबर को मनाते हैं। और देखिए भी हर साल उत्तराखंड राज्य में जो है 9 नवंबर को स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी कि उत्तराखंड राज्य का स्थापना दिवस हम कब मनाते हैं, 9 नवंबर को। क्यों मनाते हैं ये परसों के वीडियो मैंने बताया था, उसको देख के रिवाइज कर डालिएगा, क्योंकि अभी मैं बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। और देखिए तीसरा प्रश्न था कि हाल ही में 8 नवंबर को किस महापुरुष की 553वीं जयंती मनाई गई, तो देखिए ये महापुरुष हैं गुरु नानक देव जी। और देखिए इंटरनेशनल वीक ऑफ साइंस एंड पीस को हर साल 9 से 14 नवंबर तक हम मनाते हैं। और 2023 में भारत के G20 प्रेसिडेंसी की थीम है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। देखिए जो हमारा एक सबसे तरीके से कहा जाए वसुधैव कुटुंबकम शब्द है, जो कि हमारे पुराणों वेदों से लिया गया है, तो उसी का ये अंग्रेजी अनुवाद है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, यानी कि वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए और इसको अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर लगा लीजिए, फेसबुक पे भी शेयर कर सकते हैं। देखिए जितना ही ज्ञान को आप फैलाएंगे उतना ही ज्ञान बढ़ेगा।
एक तरीके से कहा जाए ज्ञान ऐसी चीज़ है, अगर ये एक दूसरे से ट्रांसफ़र होगी तो और ये फैलेगी और लोगों में जागरूकता आएगी। तो सबका भला करिए, इस वीडियो को शेयर करते रहिए। धन्यवाद।